अभी तक इससे पहले आप लोग बाजार के प्रकार, बाजार के रूप इत्यादि इत्यादि को पढ़े, ठीक है। अब मूल्य निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है इसका अध्ययन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न यदि आता है तो निबंधात्मक प्रश्न के रूप में 6 नंबर के लिए आता है। ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आगे जाकर के भी जब आप कॉलेज वगैरह में भी जाएंगे तब भी इस चैप्टर से आपका सामना होगा। आज समझे रहेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं मूल्य निर्धारण को परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में। तो मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? आप कभी ये सोचते हैं कि बाजार में कोई चीज किसी कीमत पर बेची जाती है तो वो कीमत कौन तय करता है? आप बाजार जाते हैं ना, बाजार जाते हैं और गोभी 20 रुपए किलो बिक रहा है, तो कीमत 20 रुपए कौन तय करता है? विक्रेता। क्या सब लोग मानते हो इस बात को कि विक्रेता तय करता है? अच्छा, विक्रेता तय करता है यानी बेचने वाला, तो 20 ही क्यों करता है? वो 200 रुपए किलो तय क्यों नहीं करता है? अभी आपने कहा ना विक्रेता तय करता है, तो मिनिमम क्यों करता है भाई? वो मैक्सिमम या 2 लाख रुपए किलो तय क्यों नहीं कर देता है 1 किलो गोभी का दाम? ठीक, वेरी गुड। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, ये ठीक वैसे ही सवाल है जैसे अभी कि कागज को काटना है कैंची से, तो आप बताओ कैंची का नीचे वाला फलक कागज को काटता है कि ऊपर वाला फलक कागज को काटता है? नीचे वाला। अच्छा, नीचे वाला काटता है तो ऊपर फलक को निकाल के देखे ना, कटेगा तो। जिस तरह कागज को कैंची के दोनों फलक काटते हैं, ठीक वैसे ही वस्तु की कीमत अकेले विक्रेता या अकेले क्रेता तय नहीं करता है, बल्कि जिस तरह कैंची के दोनों फलक कागज को काटते हैं, ठीक वैसे क्रेता और विक्रेता, विक्रेता क्या करता है? पूर्ति करता है। क्रेता क्या करता है? मांग। यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ही, जहां दोनों की शक्ति, पावर बराबर हो जाती है, वहीं पर कीमत तय होता है। अकेले विक्रेता 200 रुपए किलो कर देगा, मांग करने वाला नहीं खरीदेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कीमत को कम करना पड़ेगा। अच्छा, कीमत इतना कम कर दिया, मान लो टमाटर 1 रुपए किलो हो जाए, तो जो बाजार में 1 किलो रोज हर हफ्ता खरीदता है, वो 1 रुपए किलो होने पे क्या करेगा? झोला भर भर के खरीदेगा। तो उस वस्तु की बाजार में धीरे से क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। कीमत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फाइनली कीमत वहीं तय होती है जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम आपके किताब के अनुसार सिस्टम से सबको समझाते हैं, स्टार्टिंग से, है ना। कीमत निर्धारण के संबंध में दो विचार हैं, ध्यान दीजिएगा। कीमत निर्धारण के संबंध में 2 प्रकार के विचार हैं। पहला विचारधारा
के समर्थक हैं एडम स्मिथ और रिकार्डो। ठीक है, एडम स्मिथ और रिकार्डो प्रथम विचारधारा के समर्थक हैं। पहला विचारधारा, ध्यान से समझिए, इनका मानना है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत से तय होती है। किसी भी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत से तय होती है। क्या आप उत्पादन लागत के बारे में क्या चीज है बता सकते हैं? इस डस्टर को बनाने में मान लो 5 रुपए का खर्च आया है। इसमें लकड़ी, रुई, गोंद लगा है ना, उसका खर्चा अगर 5 रुपए है तो उसे क्या कहा जाएगा? उत्पादन लागत, है ना। इसके अलावा इसके ट्रांसपोर्टिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट में भी जो खर्चा आएगा वो सब मिलकर के उसका लागत कहलाएगा, उत्पादन लागत। टोटल मिलाकर के इसमें खर्चा अगर 10 रुपए आया तो वो हो गया उसका उत्पादन लागत। अब इस डस्टर को बनाने वाला इसको कम से कम कितना में बेचना चाहेगा? उत्पादन लागत के बराबर तो बेचना ही चाहेगा, उससे कम में बेचेगा क्या? यानी इसको बनाने में अगर 10 रुपया खर्च हुआ है तो कम से कम 10 तो मिलना चाहिए। वैसे उसकी कोशिश तो ज्यादा से ज्यादा होगी, लेकिन कम से कम 10 तो 9 में तो नहीं बेचेगा ना, क्योंकि बनाने में खर्चा कितना आया है? 10। यही बात कहते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ और रिकार्डो कि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत से तय होती है। लागत के बराबर तो आदमी बेचेगा ही बेचेगा, लागत से कम में तो घाटा खा के नहीं बेचेगा ना। ये प्रथम विचारधारा है। और दूसरा विचारधारा है वालरस और जेवेंस। वालरस और जेवेंस, ये दूसरी विचारधारा। पहली विचारधारा समझे कि नहीं, कि फिर से समझाना पड़ेगा? समझ गए ना। दूसरी विचारधारा को समझो। वालरस और जेवेंस ये अर्थशास्त्री थे। इनका मानना है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसके सीमांत उत्पादकता, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता से तय होती है। किसी भी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता से तय होती है। अब सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु को हम उपयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, अंतिम वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। पिछले बार आपको बताया रहा हूंगा मैं कि अगर आपको बहुत तेज भूख लग रहा है और आप एक रोटी खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उपयोगिता मिलती है ना। लेकिन दूसरा रोटी खाने पर पहले रोटी की तुलना में जो उपयोगिता मिलेगी वो थोड़ी सी कम होगी। 3 रोटी पे और कम, 4 रोटी पे और कम, और एक समय ऐसा आएगा कि और रोटी देने पे भी आप नहीं खाओगे, क्योंकि उस रोटी से आपको कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी। तो हम किसी वस्तु के लिए कीमत क्यों देते हैं? क्योंकि उस वस्तु से हमको सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अगर आपको उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी तो क्या उसके लिए कोई कीमत देने को तैयार होगे आप?
नहीं। यही बात कहते हैं प्रोफेसर वालरस और जेवेंस। देखिए यहाँ दो विचारधारा है, और जहां दो विचारधारा हुआ माने टकराव आपस में होगा। ये लोग उल्टा बोल रहे हैं, ये लोग उल्टा बोल रहे हैं, मतलब वही झगड़ा है। वो बोल रहा है कैंची का ऊपर वाला फलक काटता है, ये बोल रहा है कागज को कैंची का नीचे वाला फलक काटता है। अब इस पे आपको मैं डिसीजन लेने बोलूंगा तो क्या डिसीजन लोगे? किसी का पक्ष लोगे? नहीं। यहां पर एक थर्ड एम्पायर का होना जरूरी है, और एक थर्ड एम्पायर आया, प्रोफेसर मार्शल। नाम तो सुना सुना लग रहा होगा आपको, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कहा दोनों पार्टी को कि भाई ना तो वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से अकेले तय होगा, ना सीमांत उपयोगिता से तय होगा। वस्तु की कीमत तय होती है मांग और पूर्ति की दोनों शक्तियां जहां बराबर होंगी, वहीं पर वस्तु की कीमत तय होगी। और उन्होंने उस चीज को समझाया। मैं आपको उसी चीज को समझाऊंगा कि कैसे प्रोफेसर मार्शल ने समझाया कि मांग और पूर्ति की शक्तियों से कैसे कीमत तय होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मांग पक्ष को समझना पड़ेगा। इसमें दो पक्ष हैं, एक मांग करने वाला पक्ष और दूसरा पूर्ति करने वाला पक्ष, है ना। तो सबसे पहले आप समझिए मांग पक्ष, डिमांड। ठीक है, मांग करने वाले यानी खरीदने वाले उपभोक्ता, उनकी कोशिश, अच्छा वो किसी चीज को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमको उस चीज से उपयोगिता प्राप्त होती है ना। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिया कि बहुत तेज भूख लगी है आपको। एक रोटी की कीमत आप बहुत ज्यादा भी देने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें रोटी में आपको उपयोगिता कम मिलेगी, उसके लिए आप बहुत ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं होगे। और जैसे जैसे आपका पेट भरते जाएगा, आपको देने पे भी नहीं लोगे, क्या करूंगा मैं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसा बोलोगे आप। तो जैसे जैसे कोई चीज हमारे पास एक से ज्यादा आती जाती है, उसकी उपयोगिता क्या होती जाती है? कम होती जाती है ना। ये किसके दृष्टिकोण से ये बात बता रहा हूं मैं आपको? मांग करने वालों के दृष्टिकोण से। अच्छा, मार्केट आप कभी गए हो बाजार कुछ खरीदने के लिए? कोई चीज महंगी होती है तो आप उसकी ज्यादा मात्रा खरीदते हो या कम? क्यों? अभी टमाटर 200 रुपए किलो था तो कितना खरीद रहे थे आप लोग? और कोई खरीद भी लिया तो सब्जी में आधा टुकड़ा डाल के आधा टुकड़ा फ्रिज में रख देता होगा कि भाई शाम को सब्जी में डालेंगे उसको, है ना। एक आध पाव आधा किलो खरीद लिए, और जब टमाटर 5 रुपए किलो हो जाता है तब झोला में ही भर लेते हो। ये मांग करने वालों की फितरत है कि दाम कम होता है तो ज्यादा से ज्यादा खरीदो, और दाम ज्यादा होता है तो कम खरीदते हैं। इसी चीज को मैं आपको सारणी और ग्राफ में बताता हूं। आपके सोच का ग्राफ बनाऊंगा मैं अभी, ध्यान देना, ठीक है। कीमत और वस्तु की मांग, ठीक है।
अगर किसी वस्तु की कीमत 1 रुपए है, यानी बहुत कम है, तो मांग करने वाला 500 वस्तुओं की मांग कर रहा है, खरीदना चाह रहा है। ठीक है। दूसरा स्टेप, वस्तु की कीमत 1 रुपए से बढ़ के अगर 2 रुपए हो जाती है, तो क्या अब भी वो 500 वस्तु खरीदना चाहेगा? ज्यादा खरीदना चाहेगा कि कम खरीदना चाहेगा? क्यों? क्योंकि दाम, कीमत में वृद्धि हुई है ना। अब उसको दुख होगा कि एक रुपए था तो 500 खरीद रहा था, लेकिन 2 रुपए दुगुना हो गया कीमत, तो अब वो 500 नहीं खरीदेगा बल्कि कम खरीदेगा। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, आप इसको कम करके कुछ भी लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए 400 लिख देता हूं। चलो ठीक है। अब कीमत 2 रुपए से बढ़ करके बाजार में उस वस्तु की और बढ़ जाती है 3 रुपए। क्या अब वो 400 खरीदना चाहेगा? नहीं। उससे भी कम। अब कीमत और बढ़ गई 3 रुपए से, क्या अब वो 300 खरीदना चाहेगा? नहीं। 300 से कम। कीमत 4 रुपए से बढ़ के कितना हो गया? अब इससे भी वो कुल मिलाकर के इस सारणी में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वस्तु की मांग घटती जाएगी। अर्थात मांग और कीमत में उल्टा संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, उल्टा संबंध है। इसको मैं आपको ग्राफ में बना के, ये बनाना है आपको परीक्षा में, इसलिए ध्यान से देखो। ये सारणी भी बनाना है, ये ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे? मांग पक्ष का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या कहा था? सबसे पहले आप एक आधार रेखा खींचेंगे जिसे x कहेंगे, एक लंब, ये लंब रेखा जिसका नाम होगा और ये O0। ठीक है। यहां पर वस्तु की इस लंब रेखा पे वस्तु की कीमत को दर्शाएंगे। मैं आप कॉपी ऐसे आधा रख के लिख सकते हैं, मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है ऐसे लिखने में। वस्तु की कीमत, ठीक है। और यहाँ ये वस्तु की मांग। मैं आपको इन आंकड़ों को फिट भी कर दे रहा हूं उसमें ना। 1 2 3 4 5, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। डिमांड वस्तु की 100, 200, 300, 400, 500। अब देखिए, वस्तु की कीमत 1 रुपए है। सारणी में ध्यान देखिएगा ना, सारणी में देख के जवाब दीजिएगा कि वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो वस्तु की मांग कितनी है? तो ये 1 रुपए से आप चले जाइए सीधा 500। ठीक है। वस्तु की कीमत 2 रुपए है, तो वस्तु की मांग कितनी है? 400। ये आप चले जाइए 400। 3 रुपए है तो सारणी देखिए, 3 रुपए है तो 300। 4 रुपए है तो 200। 5 रुपए है तो 100। ये 5 रुपए और ये 100। इन बिंदुओं को मिला देंगे तो एक ऐसे रेखा प्राप्त होगी।
मेरे में टच नहीं हो रहा है, आपके पास ग्राफ होगा ना, सीधी रेखा मिलेगी। ये है आपका डी डी रेखा। डी मीन्स डिमांड, हिंदी में मांग रेखा या मांग वक्र। ठीक है, ये किस बात को साबित करता है? ये देखिए, ये मांग वक्र कैसा है? लेफ्ट टू राइट झुकता हुआ, बाएं से दाएं झुकता हुआ। क्या चीज साबित करता है? कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वस्तु की मांग घटती जा रही है। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में उल्टा संबंध है, व्युत्पन्न संबंध बोलते हैं, उल्टा संबंध, विरोधाभास संबंध है ना। तो ये हो गया आपका वस्तु की मांग। किसी को कुछ पूछना है इस पे? सोच लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े? अब ये तो आप लोगों के मन की बात थी, क्योंकि मांग करने वाले आप लोग हो। उनके बारे में भी सोचते हैं। किनके बारे में? पूर्ति पक्ष के बारे में ना। पूर्ति पक्ष, उनका पहले सारणी बनाते हैं, कीमत और वस्तु की पूर्ति। जब वस्तु की कीमत 1 रुपए होती है, पूर्ति यानी बेचने वाले 1 रुपए है, माने खरीदने वालों को तो बड़ा मजा आ रहा था। वो कितनी वस्तु खरीद रहे थे? 500। क्यों मजा आ रहा था उनको? वस्तु की कीमत बहुत कम थी। 1 रुपए माने वस्तु की कीमत बहुत कम। खरीदने वालों को तो मजा आ रहा था, मांग पक्ष को। लेकिन 1 रुपए की कीमत पे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रहा था? पूर्ति पक्ष को। ये बहुत कम सामान बेचना चाह रहे थे, बहुत कम पूर्ति करना चाहेंगे, क्योंकि वस्तु की कीमत बहुत कम है। ये सिर्फ 100 वस्तुओं की पूर्ति करना चाहेंगे जब वस्तु का दाम कम हो तो। लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ेगी, ये पूर्ति पक्ष खुश हो जाएगा कि चलो भाई थोड़ा दाम बढ़ा, और ये मार्केट में वस्तु की पूर्ति को भी बढ़ा देंगे क्योंकि दाम बढ़ा। इसके बाद पुनः दाम बढ़ा तो ये और खुश होंगे और वस्तु की पूर्ति को और बढ़ा देंगे। पुनः दाम बढ़ने पे और अति खुश हो जाएंगे और वस्तु की पूर्ति को और बढ़ा देंगे। जैसे जैसे मार्केट में वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी, पूर्ति भी बढ़ती जाएगी। अर्थात पूर्ति पक्ष में आप ये कहेंगे कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में सीधा संबंध है। उसमें दोनों में कैसा संबंध था? उल्टा संबंध था। इसमें देखिए, कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, माने दोनों में सीधा संबंध है। उसमें क्या हो रहा था? एक बढ़ रहा था तो दूसरा घट रहा था, तो उसमें विलोम संबंध था, उल्टा संबंध था। इसमें सीधा संबंध है। इसका ग्राफ बनाते हैं, आप सेम प्रोसेस करेंगे। एक एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इसमें वस्तु की पूर्ति लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 100 200 300 400 500। यहाँ लिखेंगे क्या? वस्तु की कीमत यहाँ, और यहाँ वस्तु की मांग नहीं, पूर्ति। वैसे ही कर दोगे तो हो गया वहां परीक्षा में। दिमाग लगा के करना काम, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। मांग वाला चीज को अभी छोड़ दो, अभी तो पूर्ति की बात कर रहे हैं, मांग तो समझ चुके हो ना।
वस्तु सारणी देख के बताओ, वस्तु की कीमत 1 रुपए है तो पूर्ति को कितना करना चाह रहे हैं? 100। 2 रुपए है तो 200। 3 रुपए है तो 4 रुपए है तो 5 रुपए है तो ये एक रेखा प्राप्त हो रही है बिल्कुल सीधा बाएं से दाएं ऊपर की ओर। एस एस रेखा कहेंगे इसे। सप्लाई, पूर्ति, पूर्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसलिए ये एस एस रेखा है। और आप देखिए मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे दाएं की ओर जा रही थी, पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर दाएं की ओर जा रही है। लेफ्ट टू राइट दोनों जा रहे हैं, वो भी लेफ्ट टू राइट था, ये भी लेफ्ट टू राइट, लेकिन डिमांड वक्र नीचे की ओर जा रही थी, सप्लाई वक्र ऊपर की ओर। तो ये देखिए, आपको जब इसमें एक और, इसमें अभी आप मांग वक्र में क्या बनाए? मांग में सारणी बनाए, मांग में वक्र बनाए, पूर्ति में सारणी बनाए और पूर्ति में वक्र बनाए। हमने अभी 2 पक्षों का विश्लेषण किया, ठीक है। मैंने अभी हमने एडम स्मिथ और रिकार्डो वाला पक्ष को भी जाना, वालरस और जेवेंस वाला पक्ष को भी जाना। मार्शल ने क्या किया? दोनों को मिक्सअप करके बताया कि दोनों का पावर है भाई, कोई अकेले पावरफुल नहीं है। तो मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को भी हमको मिला करके ये साबित करना पड़ेगा कि जहां मांग और पूर्ति बराबर होंगे वहीं कीमत तय होगी। अभी तो एक एक पक्ष को अध्ययन किए हैं, चलिए अब समझते हैं। माने आपको ये परीक्षा में आने पे 3 सारणी 3 ग्राफ बनाना पड़ेगा। मांग और पूर्ति का सामूहिक सारणी एक ठो बना रहा हूं मैं आपको, देखो। वस्तु की कीमत ना, और ये वस्तु की मांग और ये वस्तु की पूर्ति। 1 रुपए पे कितना मांग कर रहे थे इन लोग? 500। ये कितना पूर्ति कर रहे थे? 2 रुपए पे 400, ये 200। 3 रुपए पे 300, ये 300। 4 रुपए पे 200, ये 400। 5 रुपए पे 100, ये 500। यही सारणी तो बनाए थे ना हम। ये तीसरा नंबर का सारणी है, ठीक है। अब तीसरा नंबर का इसके हिसाब से ग्राफ बनाते हैं, मांग और पूर्ति का मिला के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वस्तु की कीमत और यहाँ पर वस्तु की मांग एवं दोनों रहेगा इसमें, ठीक है। वस्तु की कीमत 1 2 3 4 5, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, 100 200 300 400 500। पहले मांग वक्र को बनाते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। 1 रुपए पे 500, यहाँ पर 2 रुपए पे 400, देखो ना मांग वाला। 2 रुपए पे 400, 3 रुपए पे 300, 4 रुपए पे 200, 5 रुपए पे। ऐसे ग्राफ मिला था हमको, क्या नाम दिए थे हम लोग? डीडी। और सप्लाई वक्र कैसे बनाए थे? 1 रुपए पे 100, 2 रुपए पे 200, 3 रुपए पे 300, 4 रुपए पे 400, 5 रुपए पे 500। ये एक ऐसे वक्र हमको उस समय भी मिला था, बार बार बनाने पे भी वैसे ही मिलेगा। क्या नाम दिया था उसको हमने?
एस एस वक्र एक दूसरे को मांग और पूर्ति रेखा जहां पर काटते हैं वहीं पर कीमत निर्धारित होगी, और यही है आपका आंसर। ये यहां पर काट रहे हैं, देखिए यहां पर ना, यहां वस्तु की कीमत 3 रुपए और वस्तु की मांग पूर्ति कितना है? 300। सारणी में भी आप देखिए, जहां वस्तु की कीमत 3 रुपए है वहां मांग करने वाले भी 300 ही खरीदना चाह रहे हैं और बेचने वाले भी 300 ही बेचना चाह रहे हैं। इसीलिए यहां पर वस्तु की कीमत तय होगी कितना? 3 रुपए। 3 रुपए। तो ये है पूर्ण प्रतियोगी। ऐसा तय होता है कीमत, जहां मांग और पूर्ति की शक्तियां लेवल में होते हैं, बराबर होते हैं, वहीं पर कीमत तय होगी। यहां इस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वहीं कीमत तय होगी। और इस बिंदु पे चेक करिए कि कीमत क्या है? 300। इस बिंदु पे चेक कीजिए कि खरीदने वाले बेचने वाले कितना खरीदना बेचना चाह रहे हैं? 300। दोनों ध्यान दीजिए, दोनों बेचने वाले भी 300 बेचना चाह रहे हैं और खरीदने वाले भी 300 खरीदना चाह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको कीमत को 2 रुपए सेट करके देखता हूं, देखते हैं क्या होता है। आप थोड़ी देर के लिए कीमत को 3 के बजाय 2 रुपए सेट करके देखो। अगर आपके रिमोट से सेट होता रहता कीमत तो क्या होगा? इसका विश्लेषण करते हैं ना, बहुत मजा आएगा आपको देखना। वैसे तो मार्केट घूम फिर के वस्तु की कीमत 3 रुपए ही तय कर देगी। आप जबरदस्ती कीमत 2 रुपए तय करके देखो क्या होता है। 2 रुपए में मांग करने वाले, सारणी देख के बताओ, मांग करने वाले कितनी वस्तु की मांग कर रहे हैं? सारणी देख के बताओ। और पूर्ति करने वाले कितने वस्तु की पूर्ति कर रहे हैं? 2 रुपए में। इस आंकड़े को ध्यान दीजिए। बेचने वाले कितना बेच रहे हैं? 200। 2 रुपए में बेचने वाले कितना बेच रहे हैं? 200। लेकिन खरीदने वाला कितना खरीदना चाह रहे हैं? क्योंकि दाम कम है इसलिए बेचने वाले कम बेचना चाह रहे हैं, खरीदने वाले, अगर खरीदने वाले ज्यादा हो गए तो कीमत क्या होगा? बढ़ेगा। तुरंत 2 रुपए से 3 रुपए आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मार्केट में भले ही कीमत अप एंड डाउन हो सकता हो, लेकिन अंततः फाइनली कीमत यहीं आके तय होगी। क्योंकि इस कीमत पे बेचने वाले भी 300 बेच रहे हैं और खरीदने वाले भी 300 खरीद रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग कीमत को 4 रुपए करके देखते हैं, है ना। 4 रुपए में मांग करने वाले कितना मांग कर रहे हैं? सारणी देख के बताओ। 200 वस्तु खरीदना चाह रहे हैं ना 4 रुपए में, लेकिन 4 रुपए में बेचने वाला कितना बेचना चाह रहे हैं? यानी मार्केट में बिकने के लिए 400 वस्तु तैयार है, लेकिन खरीदने वाले 400 वस्तु वहां पर नहीं है। कितना खरीदना चाह रहे हैं? 200। यानी 200 वस्तु बस खरीदने को तैयार है और 200 को कोई खरीदने वाला नहीं। मजबूरन बेचने वाला क्या करेगा? 4 रुपए की जो कीमत है उसको घटा के कितना करेगा? 3। चाहे आप कुछ भी कर लो, बाजार में वही कीमत तय होगी जहां मांग और पूर्ति की शक्तियां बराबर हो। यही है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मूल्य का निर्धारण। इसमें और कोई ताकत, दूसरी ताकत काम नहीं करेगी। इसमें मांग और पूर्ति की शक्तियां ही जहां बराबर होंगी वही कीमत तय